तो अब जानते हैं वो कि मुख्तार अंसारी अब अतीत हो गए हैं, तो अब उसके साथ वो अंदर से तो सिंपैथी है नहीं, केवल दिखावे का था कि भैया जाना है। तो आएंगे जरूर लोग, लेकिन उन लोग ये सोचिए कि मुख्तार के लिए अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या कानून अपने हाथ में लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक क्रिमिनल की मानसिकता बहुत ही छोटी होती है, उसका दिल बहुत ही छोटा होता है। यही मुख्तार अंसारी का इतना हवा क्रिएट किया जा रहा है। और मैं जब शासन प्रशासन में था, जिस समय हम लोग ने ये केस LMG रिकवर कर लिया था, आप विश्वास नहीं करेंगे 11 दिन तक इसने अपने फ़ोन को डर के मारे हाथ नहीं लगाया था। तो ये सब एक हाइप क्रिएट किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है इन लोग के शासन प्रशासन के लिए चुनौती है। आप खुद देख रहे हैं कि जिनके खिलाफ कभी कुछ नहीं हो गया था, अब वही जनता निकल के आके गवाही दे रही है, वही मुकदमे ट्रायल हो रहे हैं, उसमें कन्विक्शन हो रहा है। तो ये सब केवल कहने की बातें हैं। कुछ समर्थक हैं वो जरूर आएंगे, लेकिन इनके लिए कोई जान पे खेल के कानून अपने हाथ में लेगा, ऐसा संभव नहीं होगा। जी, एक काफी कीन इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दी है, और हो सकता है कि मुख्तार अंसारी की ऐसी साइड किसी ने ना देखी हो, जिस तरीके से आप खुद भी मान रहे हैं कि एक तरीके का एक हवा, एक भौकाल मचाने की कोशिश अक्सर जो है रॉबिन हुड जो होते हैं हमारे आपराधिक प्रवृत्ति के, उनकी ओर से की जाती है कि उन्होंने अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया था डर के मारे। बार बार उनके ओर से ये चीजें कही जा रही थी कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। उनके परिवार वालों की तरफ से भी कई आरोप लगाए जा रहे थे पुलिस प्रशासन पर भी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। ऐसी बातों में कितनी सच्चाई होती है? आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अक्सर ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, जिस डर का साम्राज्य इसने कायम किया था, ये पहले दूसरों को डर दिखाता था, लेकिन जब सरकार की सख्ती हुई तो ये अकेला पड़ गया, और जो डर का साम्राज्य इसने दूसरे के लिए कायम किया था, वो डर इस पे हावी हो गया। आप लगातार देख रहे थे कि ये 3 साल पहले जिस कंडीशन में यहाँ लाया गया था, कभी भी आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था मुझे राजनीतिक संरक्षण अब नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए वो डर रहा था। और जब से आया तब से कुछ ना कुछ अपना इधर उधर की बातें करता था कि हमको जहर दिया जा रहा है या हमको मार दिया जाएगा, दुनिया भर की बातें करता था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये डर इनके ऊपर हावी हो गया। और मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि अब ये डर इसको जीने नहीं देगा ये। और कल आपने देखा कि उसी डर की वजह से इसको हार्ट अटैक आ गया। तो जो किया आपने है वो आपके सामने आएगा। मुख्तार अंसारी को जब आपने गिरफ्तार किया था, कुछ ऐसे अनुभव आप यहाँ पर साझा करने चाहेंगे जो कि दर्शकों के लिए भी कहीं ना कहीं जानने की एक इच्छा हो उनके मन में? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, ये पक्ष लोगों ने अंदर से नहीं देखा होगा कि ये कितना कमजोर आदमी है। मुझे याद है जब मैंने रिकवर कर लिया था, तो इसके लोगों ने, इसके कोई जीजा थे बॉम्बे में, हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, उनको इसने कॉल किया और उसने कहा भैया किसी तरह जान बचाइए, भैया फंस गए हैं भाईजान। तो उसने डांटा इन लोग को, तुम लोग कहते हो सरकार हम चलाते हैं और एक डिप्टी एसपी नहीं तुम लोग से संभल रहा है। तो उसने कहा वो तो बात छोड़िए, जो बदमाश है डिप्टी एसपी, लेकिन आप किसी तरह भाईजान को सुरक्षित करिए, बचाइए। तो उसने कहा ठीक है, भाईजान से फ़ोन कराओ, यानी मुख्तार अंसारी से बात कराओ। तो पलट के इसका आदमी क्या फ़ोन करता है, उसको कहता है फ़ोन पे कि भाईजान तो इतना डर गए हैं कि फ़ोन को हाथ नहीं उठा लगा रहे हैं। तो ये इनका अंदर से चरित्र है। ये केवल 10 गाड़ियों का काफिला, 50 नाल बंदूक दिखा के लोगों को डराते हैं। और हर माफिया ऐसा ही करता है। हर माफिया, हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं माफिया था जिसको नज़दीक से नहीं देखा। तो ये केवल इनका डर का साम्राज्य होता है। एक निरीह जनता सोचती है कि हमें अपना परिवार चलाना है, हम क्यों इनसे पंगा लें। तो वो सामने नहीं आती है और इसके बाद ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसकी हिम्मत नहीं है कि उसके सामने इन लोग बोल दें। मैं तो अकेले पूरे 20 साल से हो गया रिजाइन किए हुए, मैं कोई सुरक्षा ने कुछ, मैं ऐसे ही चलता हूं। तो ये केवल इन लोग का पब्लिक के निगाह में भी, पब्लिक से भी आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इस तरह के चरित्र के लोगों से दबने की जरूरत नहीं है। अब समय बड़ा बलशाली हो, जैसे आपने कहा आज सोशल मीडिया का जमाना है। 2 मिनट में अपनी बात आदमी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है। तो और शासन प्रशासन से भी मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन लोगों को भी, इस तरह के लोगों को, चाहे वो कोई भी जाति संवर्ग से हों, उनको खुला छोड़ना नहीं चाहिए।
वरना निष्पक्षता नहीं रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक को उंगली उठाती है। बिल्कुल। हम लोगों ने अपने 10 साल के करियर में कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई कि आपने इनको छोड़ दिया, इनको बचा लिया। एक निष्पक्ष कार्रवाई होती थी और किसी भी माफिया की, चाहे किसी जाति धर्म से हो, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो बोल सके। तो सामाजिक चरित्र एक नागरिक का किस तरीके से होना चाहिए ताकि खुद भी वो अपने आप को महफूज यहाँ पर महसूस कर सके, ये आपने बताया। इसी के साथ एक और सामाजिक बिंदु है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि न्यायिक जो प्रणाली है उसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अक्सर जो विशेषज्ञ है और जो चिंतक है इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी जो न्याय प्रणाली है काफ़ी ज़्यादा धीमी है। हमारी न्याय प्रणाली में ये ज़रूर है कि किसी भी एक मासूम को सज़ा ना हो, लेकिन उसके चक्कर में जो लोगों को न्याय मिलने में देर होती है, फिर उसका न्याय का एक शाब्दिक अर्थ है वो कहीं ना कहीं गुम होता दिखाई देता है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जैसे कि मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए, करीब 100 के करीब मामले दर्ज है, लेकिन कुछ ही मामलों में सज़ा हुई। बात सही आपकी है कि न्याय प्रणाली सुस्त इसलिए हो जाती है कि न्यायालय भी गवाही पे चलता है, सबूतों पे चलता है। और आपको इसी मुख्तार का ही केस बताऊं, आज जब से वर्तमान सरकार आई, इसके पहले भी उसके कितने केस दर्ज थे पुराने, दशकों पुराने थे। 30-30 साल के मुकदमों में अब सजा हो रही है। तो पहले ये नहीं होता था, गवाही नहीं होती थी इसके खिलाफ, कोई एविडेंस इसके खिलाफ नहीं दिया जाता था। सरकार, प्रशासन, शासन, पुलिस की तरफ से भी दबाया जाता था, और अगर किसी ने हिम्मत की इसके खिलाफ गवाही देने की तो उसको भी या तो मरवा देते थे लोग या उसको कहीं ना कहीं से दबा देते थे। तो शासन अगर सख्त हो जाए तो गवाहियां भी होने लगती हैं, एविडेंस भी आने लगते हैं और न्यायालय भी काम करने लगता है। आप खुद देखिए कि पिछले 1 साल में इसको कितनी सजाएं हो गई, 2-2 उम्र कैद की सजा हो गई। बिल्कुल। क्यों पहले नहीं होती थी और अब हो गई। तो न्याय प्रणाली अपना काम करेगा ठीक से तभी जब हमारा जो सरकार है वो किसी तरह से भी माफियाओं के फेवर में न काम करे, तो सब कुछ सिस्टम सही चलने लगेगा। और ये अंतिम जिम्मेदारी जनता के ही ऊपर है कि जनता ही इस सरकार को चुनती है। आप मैंने कहा कि मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड के इमेज बनाया था, तो इसने मऊ में या गाजीपुर में ऐसा एक इमेज बना रखी थी कि भाई जब तक मेरे पास लोग नहीं आओगे कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं लेने देंगे। और उसमें सब लोग मिली भगत होती थी, शासन प्रशासन सरकार तक की जी, कि नहीं इनको हमारे लिए, हमारे आदमी बन के काम कर रहे हैं, इनको काम करने दो। तो इस चीज को लोकतंत्र में खत्म करना है और जनता की अंतिम जिम्मेदारी है। शैलेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे मामलों में जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो कितना इफेक्ट करता है पुलिस की कार्यप्रणाली को भी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो अब किसी और का उदाहरण क्या दूं, मैं तो खुद बता रहा हूं कि मैंने स्टैंड लिया। लाइट मशीन गन उत्तर प्रदेश में अभी केवल एक ही पकड़ी गई, ना उसके पहले पकड़ी गई ना अब पकड़ी गई 20 साल में, और बहुत बड़ी बात थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इतना फेवर में इसके चले गए थे इसको बचाने के लिए कि पोटा लगाने के जो हमने लगाया था उसको भी खत्म कर दिया। जो अधिकारी साथ दे रहे थे रातों रात सबको ट्रांसफर पनिश करके इधर उधर भेज दिया। तो जब इन लोग, सरकार के लोग ये संदेश देंगे कि नहीं हम इसी के साथ खड़े हैं माफिया के साथ, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से जनता से कि आप खुद चुनो ना अच्छे लोगों को। क्यों ऐसी सरकार बनने देते हो, क्यों ऐसे रॉबिन हुड इमेज लोगों को बनाने देते हो? ये योजनाएं तो डायरेक्ट सरकार से आपको मिलनी है, ये बीच में कहां से आ गए? बिल्कुल शुक्रिया शैलेंद्र सिंह जी। और इसका असर भी पड़ा है, बड़े बड़े माफिया हारते हैं, अब देखा आपने। बिल्कुल, आपने वो तमाम जानकारियां आज दर्शकों के सामने रखी हैं जिनसे शायद दर्शक अवगत नहीं थे, और वो समझ पाए हैं किस तरीके से कार्य प्रणाली है, किस तरीके से तमाम चीजें रहती हैं और कैसे हमारे जो नीडर अफसर हैं वो काम करते हैं, जिनकी वजह से ऐसे जो मामले हैं वो जल्द से जल्द निपट जाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।